तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन सा चीज को सीखेंगे, यानी कि संविधान का क्या फीचर है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम लोग संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। नहीं तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे उसका अब हम लोग एक एक निचोड़ यानी एक एक चीज के ऊपर एकदम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एकदम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसी का अब हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम पूरा मतलब डिटेल में देखेंगे। नहीं तो बोलते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब संविधान की क्या विशेषताएं रही होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बोले साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी इंसान जैसे होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होता है। कोई भी चीज रहता है उसका कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है, उसका कुछ ना कुछ अपना फीचर होता है, विशेषता होता है। उसी प्रकार से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं या फिर फीचर के बारे में अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले बोलते हैं प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषताएं यानी खास बातें होती है। मतलब कोई भी देश का संविधान हो उसका कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है? कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं होती है, यानी कि खास बातें होती है, जिन्हें देखकर उसकी क्या बोलते हैं संपूर्ण यानी पूरी व्यवस्था के बारे में, मतलब जिसको देख करके उसकी संपूर्ण कहने का मतलब पूरी जो व्यवस्था है, जो उसका पूरा सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। नहीं कोई भी इंसान है उसकी क्या खासियत है तो उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। इसी तरह से संविधान की क्या विशेषताएं रही वो सारा चीज हम लोग पता कर सकते हैं। बोलते यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। हम लोग असल में इस वीडियो में या फिर इस चीज को में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कोई भी संविधान होता है, किसी भी संविधान मतलब किसी भी देश का जो अपना संविधान होता है उसका क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में देखें। तो कोई भी संविधान होगा उसका कुछ ना कुछ विशेषताएं होगी, कुछ ना कुछ उसका फीचर होगा। नहीं उसी के बारे में देखेंगे। बोलता है जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है। और ये जो संविधान हम लोग जो पढ़े पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, ये तो भारत का संविधान है और भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। नहीं तो क्या बोलता है जो हम भारत के लोगों ने, मतलब जो हम भारत के लोग जो बनाने वाला है वो भारत के ही है। बोलता है भारत के लोगों के लिए, और ये जो बनाया गया है वो भी भारत के लोगों के लिए। बोलता है इन विशेषताओं को मतलब इस खासियत को बोलता है संक्षेप यानी छोटे रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको किस तरह से हम लोग एक छोटे से, अब देख लो सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें, अगर पहले फीचर की बात बोले जिसको कि साइलेंट फीचर बोलते हैं, नहीं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या छुपी हुई उसकी खासियत है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब बोलते हैं उपयोजनशीलताएं जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेशंस। क्या होता है? बोलते हैं संविधान निर्माता गण, मतलब संविधान बनाने वाले सदस्य, ये जो हमारा भारत का संविधान बना है इसको बनाने वाले जितने सदस्य अपने देश की आवश्यकताओं मतलब अपने देश की जितनी भी जरूरत है उन जरूरतों, लोगों की आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं तथा समकालीन यानी उस समय की परिस्थितियों से अवगत है। मतलब वो सारा चीज किसके बारे में? हम लोगों के, मतलब संविधान बनाने वाले जितने सदस्य हैं वो क्या कर सकता है? मतलब जरूरतों से नहीं मतलब इच्छाओं को, और क्या बोलते हैं उस समय की परिस्थितियों से अवगत है, मतलब भली भांति उस चीजों को वो जान रहा है। बोलते हैं अतः उन्हें अन्य देशों के संविधानों की, क्या बोल रहा है? अतः उन्हें अन्य देशों के संविधानों की उन व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया जो क्या है, जो अपने देश के लिए उपयुक्त हो, मतलब योग हो, मतलब उसको हमारे देश के लोग या फिर यहाँ के भूगोल में वो चीज एडजस्ट हो जाए। नहीं बोलता है वो उपयोगी, क्या बोल रहा है? वो उपयोगी आने वाली, मतलब बोलता है उपयोगी हो सकती है, मतलब उन सारे चीजों को दूसरे देशों से जो लिया वो इस बेसिस पे लिया कि वो हमारे देश में उपयोगी हो सके, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए वो चीज अच्छा हो। नहीं तो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी संस्थाएं लिया है बोलते अपने देश के लिए उपयुक्त मतलब योग्य हो, वो उपयोगी काम यानी कि काम आने वाली हो सकती है। बोलते उदाहरण के लिए ब्रिटेन के संसदीय, क्या है? ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, मतलब सांसद पर आधारित जो शासन प्रणाली है उसको ब्रिटेन से अपनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट व न्याय समीक्षा, क्या बोल रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट व न्याय समीक्षा
तथा मौलिक अधिकारों, क्या बोल रहा है, तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। यानी सांसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन क्या बोलता है कि संसदीय प्रणाली का आधारित यानी शासन प्रणाली को अपनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट व न्याय समीक्षा, क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो न्यायिक समीक्षा यानी अदालत द्वारा कानून की जो जांच होती है उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तथा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार भी, जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिया है, नहीं वो चीज कहां से लिया है हम लोगों ने, वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। बोलते कनाडा के नमूने, अब देखो बोलते हैं कनाडा के नमूने यानी मॉडल का संघ शासन यानी केंद्र और राज्यों वाला शासन, किस तरह से यहाँ पे शासन या फिर पावर का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ पावर या फिर कुछ शक्ति केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कुछ स्थानीय सरकार के पास होता है। नहीं, इस चीज को कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तो बोलता है कनाडा के नमूने यानी मॉडल को का संघ शासन यानी केंद्र और राज्यों वाला शासन स्थापित किया गया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांतों के मतलब कोई भी राज्य है वो किस तरह से अपना विकास कर सके, उसके लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको क्या किया गया है, विचार आयरलैंड से लिया गया। किस तरह से, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया, नहीं, और बताए मतलब न्यायिक समीक्षा को कहां से लिया गया, वो अमेरिका से। मूल अधिकार को कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। नहीं, उसके बाद क्या देखे, संघ शासन, इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ ये जो है क्या है कि बोलता है कि विदेश कहा गया, यहाँ पे बोलता है स्थापित किया गया तो नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य की मार्गदर्शक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऐसी सभी व्यवस्थाओं व संस्थाओं का इस प्रकार समायोजन मतलब मिलकर व्यवस्था करना किया गया है कि एक, क्या बोला है कि उसे एक सुंदर गुलदस्ते, क्या बोला है, सुंदर गुलदस्ते की उपमा दी जा सकती है। मतलब उन सारी चीजों को, जितनी भी खासियतें थी, जितनी भी फीचर्स थे, जितनी भी विशेषताएं थी, उसको हमारे भारत के संविधान में उसको एक ऐसे तरीके से उसको समाया या फिर इस ऐसे तरीके से उसको एडजस्ट किया जिस तरह से गुलदस्ते में एक फूल को यानी फूल का जो बकेट होता है उसमें किस तरह से फूलों को सजा करके गुलदस्ता तैयार किया जाता है, उस तरह से हम लोगों ने अन्य देशों से क्या क्या चीज है उसकी चीजों को हमारे अपने अपने संविधान में उसको ऐड किया। नहीं, कुछ ब्रिटेन से लिए, कुछ अमेरिका से लिए, कुछ आयरलैंड से लिए, कुछ कनाडा से लिए, मतलब बहुत सारे और भी देशों से लेकर के वो हमारे यानी कि अपने संविधान में उस सारे विशेषताओं को ऐड किए। जिस तरह से बहुत सारे फूल मिला करके जब हम लोग एक गुलदस्ता बनाते हैं तो वह गुलदस्ता वाकई बहुत खूबसूरत दिखती है। नहीं, इस तरह इसलिए तो हमारा भारत का संविधान इतना अच्छा और सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। नहीं, अब अगला देख लेते हैं। अगला बोलता है निर्मित व लिखित संविधान। क्या बोल रहा है, जिसको कि इंग्लिश बोलते हैं इनेक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब संविधान दो टाइप से, एक तो मौखिक तौर पे कोई बोल दिया वो संविधान, जैसे राजतंत्र में हुआ कि राजा जो बोल देगा वही चीज वहां के प्रजा को मानना पड़ेगा। एक होता है लिखित तौर पे कोई चीज उसको लिखा गया है, नहीं, और वो संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। तो संविधान असल में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। और लिखित संविधान क्या होगा, निर्मित होगा, नहीं उसमें कोई डेट होगा। और अलिखित संविधान क्या होगा, परंपराओं पे या फिर पूरी परंपराएं जो चली आ रही है उसके ऊपर या फिर उसके बेसिस पे बना होता है। तो बोलते हैं निर्मित वो लिखित संविधान, बोलते हैं इनेक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जिसको कि बोलता है हमारा संविधान लंबे विकास के देन। क्या बोल रहा है, हमारा जो ये भारत का संविधान है वो लंबे विकास की देन है, यानी परिणाम नहीं है। जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं, संविधान सभा ने इसे बनाया है, जिसमें कुल ये नहीं कि किसी एक इंसान ने संविधान को बनाया। हमारा जो संविधान बना है, वो जो भारत का संविधान बना है, ये यहाँ के संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। नहीं, बोलता है जिसमें कुल 389 लोग यानी 389 सदस्य इस संविधान को बनाने के लिए चुने गए थे। बोलता है किंतु देश के विभाजन के बाद उनकी संख्या घट गई। लेकिन जैसे ये उस टाइम की बात कर रहा है जब हमारा संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस टाइम पाकिस्तान वाला भी अभी तक हमारे यानी भारत में ही मिला हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो पाकिस्तान के जितने सदस्य हमारे भारतीय संविधान सभा में शामिल थे उसको भी फिर यहाँ की संविधान सभा से अलग कर दिया जाता है। लेकिन जब इस संविधान सभा का गठन हो रहा था उस टाइम 389 थी, नहीं, लेकिन भारत पाकिस्तान के जितने लोग
चले गए तो उसके बाद 299 बच जाता है। अब देख लो, ये जो भारत का संविधान है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने वो 18 दिन का समय लगा। 1-2 दिन का टाइम नहीं लगा, बल्कि कितना, 2 साल 11 महीने वो 18 दिन का समय लगा। ये जो भारत का संविधान बना है ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसको बनाने में यानी कि 3 साल में 12 दिन कम और बहुत सारे यानी 66 या 63 लाख रुपया इस संविधान को बनाने में खर्च भी आता है। वो सारा चीज एक एक चीज पे अच्छे से डिस्कस किया है नहीं। और ये जो संविधान बनाया है भारत को, ये भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। अब बोलते हैं इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा ये विश्व का सबसे अधिक व्यापक यानी विस्तृत लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। बोलते हैं प्रस्तावना के बाद इसमें मतलब प्रिम्बल को छोड़ करके या फिर प्रिम्बल के बाद इसमें 395 अनुच्छेद मूल संविधान की बात करें। अभी इसकी अनुच्छेदों की संख्या यानी आर्टिकल बढ़ चुका है, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी नहीं, जो 22 भागों में समाहित थे और ये 22 भाग में ये 395 अनुच्छेद समाहित थे नहीं। अंत में 8 अनुसूचियां थी और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। अगर बोलेगा अनुच्छेद कितना 395 और भाग कितना 22 और अनुसूचियां कितना थे 8 नहीं। अब देख लेते हैं, बोलता है किंतु अब 395 अनुच्छेद यानी कि ये 395 नहीं होगा, यहाँ 448 प्लस हो चुका है। कितना हो चुका है, 448 प्लस हो चुका है नहीं। और अनुच्छेद 22 से बढ़ करके 25 हो गया है, सॉरी हाँ, अनुच्छेदों की संख्या 395 नहीं है बल्कि 448 प्लस बहुत सारा चीज ए से जिससे से ए बी इस तरह से कर करके बहुत सारा चीज इसमें ऐड किया गया। लेकिन बोलता है किंतु अब कहने का मतलब है रिसेंटली, एक होता है मूल संविधान मतलब जब संविधान बन करके तैयार हुआ, एक होता है वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान में कितना है, वर्तमान संविधान में अगर अनुच्छेदों की बात करेगा 448 प्लस है नहीं। अगर बोलेगा भाग कितना है तो 25 भाग है। अगर बोलेगा अनुसूचियां कितना है तो 12 है। लेकिन बोलेगा मूल संविधान में कितना था, यानी कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उस टाइम उसमें कितने अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे। तो जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम हमारा अनुच्छेद 395 था, भाग 22 था और अनुसूचियां 8 थी नहीं। ये चीज याद रखना। किंतु अब 300 मतलब 95 नहीं होगा बल्कि 400 प्लस हो गया नहीं। अनुच्छेद 22 मतलब अनुच्छेदों की संख्या 395 है नहीं, 25 भाग है एवं 12 अनुसूचियां हैं। अब देख लेते तीसरा कि हमारा संविधान का साइलेंट फीचर, एक एक चीज को जानना बेहद जरूरी हो जाता है नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे ताकि हमारा एक ऐसा माइंड डेवलप हो कि आगे की क्लास में हम लोग अच्छे से उस चीज को समझ सके। अब तीसरे नंबर बोलता है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र। बोलता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या क्या बोला, प्रभुत्व नहीं, क्या बोलता है, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र, जिसको कि इंग्लिश में बोल देते हैं यानी प्रभुता संपन्न जिसको बोल देंगे सॉवरेन बोल देते हैं नहीं। और समाजवादी सोशलिस्ट नहीं, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब सेकुलर, और क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब गणतंत्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका एक एक चीज देख लेते हैं। बोलते हैं संविधान ने भारत को, ये जो हमारा संविधान है इसने भारत को प्रभुता संपन्न यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र एकदम पूर्ण रूप से आजाद जिसको बोल सकते हैं राज्य बना दिया नहीं। अब बोलते हैं अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन, यानी कि किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन कहने का मतलब है किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। बोलता है इसने लोकतांत्रिक समाजवाद यानी लोकतंत्र के साथ समाजवादी व्यवस्था को भी अपनाया, को मान्यता दी है। कौन, भारत के संविधान। बोलते हैं जिसका रूप इंग्लैंड के क्या बोलता है फेबियनवाद नहीं, फेबियनवाद मतलब जिसको बोलते हैं कर्मिक समाजवाद के सिद्धांत से मिलता जुलता है नहीं। क्या क्या बोला, प्रभुता संपन्न नहीं। अब देखो आगे क्या बोलता है कि कर्मिक समाजवाद का सिद्धांत से मिलता जुलता है। बोलता है भारत में अनेक धर्म व मत है नहीं, अतः सभी को समान महत्व दिया गया है। भारत पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान मनाने वाला है या फिर समान
मानने वाला है। ये जो हमारा भारत है, ये जो संविधान है, ये क्या करता है कि भारत में जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों को क्या करेगा, समान मानने वाला है। अर्थात यहाँ धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारा देश में कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बोलते हैं सत्ता जनता के पास है और जितना भी सत्ता है वो किसके पास है, हम जनता के पास। जैसे नहीं बोलते हैं वी, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को नहीं, या सॉरी, जैसे बोलते हैं यहाँ पे क्या है, सारा व्यवस्था किसके पास है, जनता के पास। नहीं, जैसे क्या बोलते हैं, वी द पीपल, नहीं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इस तरह से जो बोलते हैं, यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। अब देखो बोलता है सत्ता जनता के पास है जिसका प्रयोग उसके निर्वाचित चुने हुए, निर्वाचित उसको बोलते हैं जैसे हम लोग वोट दे करके किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, बोलते हैं प्रतिनिधियों के हाथों में दे देते हैं और वो सारा पावर फिर हम लोग उसको वोट दे करके जो उसको चुनते हैं वो सारा पावर उसको देते हैं। मतलब हम अपने प्रतिनिधि को, जो प्रतिनिधि हमको पसंद आता है उसको वोट देते हैं और जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करता है वो फिर सत्ता में आता है और वो सारा पावर उसके पास चला जाता है। नहीं, बोले शासन समिति, क्या बोला है, शासन समिति मतलब नियमों से बांधा, बताए बांधा, वो उत्तरदायी यानी जवाबदेह है और जो उसको मतलब हम लोगों ने जो पावर दिया वो क्या होगा, मतलब नियमों में बांधा हुआ है। उसके बाद अनलिमिटेड पावर नहीं होगी बल्कि क्या होगा, लिमिटेड पावर होगा। नहीं, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका जवाबदेही भी उसके पास है कि वो उस चीज के बारे में जवाब देगा। नहीं, अब देख लो क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति का जो पद होगा वो निर्वाचित होगा, यानी कि वो क्या करेगा, चुना हुआ होगा। बोलते हैं वो राज्य का अध्यक्ष यानी मुखिया है, अतः भारत गणतंत्र यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। और क्या बोलता है, राष्ट्रपति क्या होगा, राज्य का अध्यक्ष होगा। राज्य कहने का मतलब है देश या फिर राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। बोलता है अतः भारत गणतंत्र, क्या बोलता है, अतः भारत गणतंत्र मतलब जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है उसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। नहीं, अब आगे देख लेते। चौथा, हम लोग क्या पढ़े, संविधान का जो साइलेंट फीचर होता है उसके बारे में पढ़े। नहीं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब देखो बोलते हैं सांसदीय शासन प्रणाली, बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। बोलते हैं भारत में सांसदीय शासन प्रणाली क्या है, भारत में सांसदीय शासन प्रणाली है। अच्छा, ये वाला चीज हम लोग पहले कहीं डिस्कस किए हैं पहले, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे। और ये चीज कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। भारत में सांसदीय शासन प्रणाली को कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बोलता है इसलिए राष्ट्रपति को राज्य अध्यक्ष यानी देश का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। और ये जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख बनाया जाता है। नहीं, जिसकी सत्ता नामांतर होता है, क्या बोलता है, जिसकी सत्ता यानी जिसका पावर क्या होता है, नामात्र यानी केवल औपचारिक होती है। सारा पावर किसके पास रहता है, मंत्री के पास। नहीं, वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद यानी मंत्रियों के समूह के पास होता है। नामात्र कहने का मतलब केवल औपचारिक रूप पे देश का राष्ट्रपति के पास क्या रहता है, सत्ता रहता है या फिर उसके पास पावर रहती है। लेकिन वास्तविक अगर रियलिटी की बात करेंगे तो वो किसके पास रहेगा, मंत्री परिषद यानी मंत्रियों के समूह के पास, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बोलता है जो सामूहिक रूप से, यानी कि सामूहिक रूप कहने का मतलब मिलकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी जवाबदेह होता है। और लोकसभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है। मतलब वो सारा चीज जवाबदेही उसके पास होती है। नहीं, अब देखो मंत्री परिषद, बोलते हैं मंत्री परिषद तभी तक पदासीन यानी पद पर बनी रह सकती है। ये जो मंत्री परिषद है ये तभी तक बनी रह सकती है, बोलता है पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। कब तक, जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तभी तक मंत्री परिषद बनी रह सकती है। बोलते ऐसी व्यवस्था राज्यों में भी है। और ऐसी व्यवस्था कहाँ पे, राज्य में। राज्य यहाँ ये राज्य वो राष्ट्र वाला राज्य नहीं, यहाँ स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये राज्यों में, यानी कि स्टेट में भी है जहां गवर्नर को अध्यक्ष बनाया गया है। जहाँ पे क्या होता है, गवर्नर को अध्यक्ष बनाया जाता है, किंतु वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के पास। यहाँ भी जो रियलिटी में जो वास्तविक सत्ता होगी वो किसके पास होगी, मंत्री परिषद के पास। बोलते हैं जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नहीं, जो कि सामूहिक रूप से
विधानसभा के उत्तरदायी है। अब देख लो, अब क्या बोल रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी सलाह के अनुसार कार्य करने यानी बाध्यकारी यानी अनिवार्य बना दिया गया है। मतलब अब क्या होगा, जब संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को क्या करता है कि अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्यकारी अनिवार्य बना दिया कि उससे भी सलाह किया जाए। अब पांचवा फीचर देख लेते हैं। बोलता है एकीकृत न्यायपालिका, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। बोलते हैं संघीय व्यवस्था, बोलते हैं केंद्र और राज्यों वाली शासन व्यवस्था। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, कुछ ऐसे कानून होंगे जो कि राज्य सरकार बनाएगा, कुछ ऐसा कानून भी होगा जो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कानून होंगे जो दोनों बनाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके बनाएगा। नहीं, अब देख लो, बोलते हैं संघीय व्यवस्था यानी केंद्र और राज्यों वाली शासन व्यवस्था में केंद्र वो प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह से एक केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का, शक्ति कहने का मतलब पावर का, कोई क्या काम कर सकता है उस पावर की बात हो रहा है। बोलते शक्तियों का विभाजन यानी बांटने या फिर विभाजन किया जाता है ताकि दोनों सरकारें, कौन कौन सी सरकार है, राज्य सरकार या फिर बोल सकते हैं प्रांत सरकार है या फिर केंद्र सरकार, ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम कर सके। इसलिए क्या आया था, ताकि दोनों सरकार क्या कर सके, अपने अपने क्षेत्र में काम कर सके। बोलते प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होती है और ये जो प्रांत या फिर राज्य होता है इसकी खुद की यानी अपनी न्यायपालिका होती है। नहीं, अब देखो बोलते लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट नोट कर लो। बोलता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को शिखर यानी सबसे ऊंचा स्तर पर रखा गया है। भारत में क्या बोल रहा है, मतलब बोलता है प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होती है लेकिन भारत में ऐसी नहीं है, सबसे मतलब सर्वोच्च या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया या फिर उसको शिखर पे रखा गया है। अब देखो क्या बोल रहा है कि राज्यों के उच्च न्यायालय उसके नीचे है, यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे राज्य के जो सबसे उच्च न्यायालय, राज्य कहने का मतलब स्टेट का जो उच्च न्यायालय होगा वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगा। बोलते सांसद अपने कानून से उच्च न्यायालयों के, बोलते हैं न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र यानी काम करने वाले मतलब काम करने की सीमा का निर्धारण क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकती है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कानून से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र यानी काम करने की सीमा का निर्धारण कर सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के निर्णय यानी फैसले को पलट सकता है। क्या कर सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तथा सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी उच्च न्यायालय की, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट के निर्णय को बदल सकती है यानी पलट सकता है। नहीं मतलब हाई कोर्ट की अगर कोई फैसला देता है उस फैसले को बदलने की अगर किसी के पास पावर है तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। बोलते सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वो निर्देश, क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय यानी जो भी डिसीजन वो निर्देश यानी जो भी आदेश होगा देश की सभी अदालत पर लागू होते हैं और पूरे देश में जितने भी अदालत है वो सभी अदालत में लागू होगा। किसके फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अब देख लेते छठा, बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है, बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट को ये शक्ति दी गई है, मतलब ये अधिकार दिया गया है कि वो चुनौती दिए गए यानी विवादित राज्य के किसी कानून या आदेश की समीक्षा यानी जांच करे तथा उसे असंवैधानिक यानी संविधान के विरुद्ध होने की स्थिति में रद्द यानी समाप्त कर दे।
मतलब ये क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय को ये शक्ति दिया गया, ये अधिकार दिया गया है कि वो चुनौती दिए जाए, मतलब वो भी क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है। मतलब कोई विवाद होता है तो क्या कर देगा, किसी कानून या आदेश, कोई कानून बना है या फिर कोई आदेश है सरकार के, तो उसको जांच करने के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये आदेश दिया गया कि वो उसकी जांच कर सके, यानी जो क्या हो, असंवैधानिक हो, नहीं संविधान के विरुद्ध हो, उसको मतलब जांच करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। बोलता है स्थिति में रद्द भी कर सकता है, अगर कोई ऐसा कानून बनाया है जो असंवैधानिक हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बोलता है चूंकि उच्च न्यायालय के निर्णय को, मतलब उच्च न्यायालय कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले या फिर जो भी डिसीजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी फैसला है उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। नहीं, अब सातवां देख लेते हैं आज और यहीं पे इस क्लास को खत्म भी कर देंगे। नहीं, चलो लास्ट देख लेते हैं, अभी सिर्फ 7 पढ़े और 7 बचा हुआ है। ये सारा हमारे संविधान के फीचर है कि किस तरह से यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं, वो सारा चीज और जितने भी छोटे छोटे जो साइलेंट फीचर, कहने का मतलब है क्या है कि वो बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, अब बोलते हैं मौलिक अधिकार वो कर्तव्य जिसको कि बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। जैसे कि भारत के लोगों को मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार दिया गया। पहले 7 थी मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों की संख्या की अगर बात करें तो पहले कितनी थी, 7 थी। अब कितना है, अब 6 है। अच्छा, किसको हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। नहीं, जैसे क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, नहीं राइट टू मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नहीं इस तरह से जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं उसके बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। और इस तरह से 6 हमारे मौलिक अधिकार है। इसको भी एक दिन हम पूरे डिटेल में मौलिक अधिकार को एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब बोलते हैं मौलिक अधिकार वो कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। बोले संविधान के 3रे भाग में ये जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज है वो संविधान के कहाँ मिलेगा, भाग 3 में। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमको क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। बोलते अधिकारों यानी मूल अधिकारों के विस्तृत मतलब विस्तार से दिया गया है। कहा, संविधान के भाग 3 में सूची दी गई है। बोलते ये अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहले 7 था लेकिन अभी कितना है, 6 प्रकार के हैं। बोलते हैं जैसे समानता यानी बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता आजादी का अधिकार, नहीं शोषण यानी अत्याचार के विरुद्ध का अधिकार, धर्म का अधिकार यानी धर्म, संस्कृति यानी संस्कृति से संबंधित, वो शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित अधिकार तथा संवैधानिक। ये सारा अधिकार हमको क्या क्या है, भारत के संविधान ने यहाँ के नागरिकों को दिया है। नहीं, क्या बोलता है, बोलते हैं सांस्कृतिक यानी संस्कृति से संबंधित, वो शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित, और अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों यानी संविधान द्वारा दिए गए कानून उपायों का अधिकार है। नहीं, अब देखो मूल संविधान में, मूल संविधान और वर्तमान संविधान, इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर ये चीज कंफ्यूज रहोगे तो हो सकता है कि 1-2 नंबर आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए मूल संविधान और वर्तमान संविधान, मूल संविधान कहने का मतलब है कि जब संविधान बन करके तैयार उस टाइम की बात करें, और वर्तमान की अभी उसमें कितने संशोधन हुए, उन सारे चीजों को ध्यान में रखना होता है। अब बोलते हैं मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 था। बोलता है किंतु 1978 में यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति यानी कि जिसको हम लोग जायदाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपत्ति को जायदाद भी बोलते हैं, के अधिकार को इस भाग से निकाल दिया गया। नहीं, अब बोलता है ये अधिकार बाध्यकारी यानी अनिवार्य है। बोलते हैं अतः न्यायालय या फिर न्यायालयों की सहायता से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। यदि राज्य का कोई कानून या आदेश किसी मौलिक अधिकार का, राज्य कहने का मतलब है कि देश या फिर राष्ट्र का कोई भी कानून, कोई भी आदेश किसी मौलिक अधिकार का हनन कहने का मतलब उल्लंघन करता है तो उच्च न्यायालय
क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय किसको बोलते हैं? हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती यानी विरोध दी जा सकती है। अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई भी हनन करता है तो उसका क्या कर सकते हो, यानी कि आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, मतलब चुनौती दे सकते हो। नहीं बोलते असंवैधानिक यानी संविधान के विरुद्ध होने की स्थिति में आपको मौलिक अधिकार संविधान दिया है, अगर कोई रोकता है तो वो संविधान का ऑब्वियस सी बात है विरुद्ध होगा। अगर संविधान के विरुद्ध कोई चीज होता है तो उसको न्यायालय में क्या बोला है? असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध होने की स्थिति में न्यायालय उसे रद्द यानी समाप्त कर सकता है। उसको जांच करेगा क्या ये संविधान के हिसाब से है या फिर असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध से है, तो उसको फिर उसको रद्द कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगी या फिर हाई कोर्ट भी कर सकती है। नहीं, अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बाप तो है ही। अब देख लो, बोलते हैं 1976 के 42वें संशोधन में 1976 में 42वां संविधान संशोधन ने नागरिकों को या फिर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वाला भाग जोड़ा। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन ने बोलता है कि नागरिकों के मौलिक मतलब यहाँ आपको भाई आजादी दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ कर्तव्य भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ हमको तो देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वाला भाग को जोड़ा। मतलब कब? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। बोलता है भाग जोड़ा मतलब शामिल क्या है? अतः उनका कर्तव्य है कि राष्ट्र के, बोलता है उनका कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रीय गान का सम्मान। क्या बोला है? वो चाहे वो राष्ट्रीय झंडा हो या फिर राष्ट्रीय गान का सम्मान यानी आदर करें, संविधान का पालन करें, जो संविधान है उसका पालन करें, क्योंकि संविधान जितने भी भारत के लोग हैं सबके लिए क्या है? बराबर है। नहीं, वो जितने भी कानून है, जितने भी जैसे हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो जितने भी भारत के लोग हैं सब पे वो चीज लागू होते हैं। सबका वो मौल अपना मौल अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको मान सकता है। उसका हनन करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर के क्या कर सकता है? उसको चुनौती दे सकती है। तो क्या बोलते हैं कि संविधान का पालन यानी मानने, बोलता है मानना करें, मतलब जो संविधान बना है उसका पालन करना है, यानी मातृभूमि यानी देश की रक्षा करें, मतलब ये सारा चीज हमें करने के लिए कौन बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो और भी अभी हम लोग 7 पॉइंट को डिस्कस किए, ये सारा था संविधान का साइलेंट फीचर। नहीं मतलब जिसको कि बोलते हैं संविधान के विशेषताएं, क्या की खासियत है हमारे संविधान की। क्लास 11th का ही असल में हम जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं भारतीय संविधान में ही, सॉरी क्या बोलते हैं, संविधान क्यों और कैसे, तो उसी का जो जितना ये टॉपिक है वो उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करें, क्योंकि 11th में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। इसलिए अब कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको क्यों ना अच्छे से पढ़ें, नहीं ताकि हमारा एक ऐसा माइंडसेट बने, हमारे सोचने की क्षमता बढ़े। इसलिए हम अब जो होगा कोई भी चैप्टर होगा पहले उस चैप्टर के हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ जो चीज हमको लगेगा कि उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए उसको एकदम पूरा डिटेल में लाएंगे, जिससे संविधान की विशेषता को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए हमने एक एक पॉइंट को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से अब ऑफलाइन क्लास में पढ़ें तो हमारा एड्रेस है गदालबाग बसंतराय हॉस्पिटल के पास, तो आप ऑफलाइन क्लास में भी आकर के पढ़ सकते हैं। और ये सारा नोट्स मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से आर्ट्स सब्जेक्ट जितने भी मतलब आर्ट्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी एकदम बेहतरीन तरीके से द विजन एकेडमी तैयारी कराता है अलग अलग शिक्षक के द्वारा। नहीं तो अगर आपको चाहिए कि हम आज सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, पढ़ें, ये नहीं कि रटना नहीं है बल्कि एक एक चीज को अच्छे से सीखना है, तो एक बार जरूर आप द विजन एकेडमी का फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लें। बाकी इसी तरह के बेहतरीन सब टॉपिक आप सबके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।